स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर का हो तो 0.25 मीटर का हो, एक ही बात है। आओ इसके सीबीआई जांच करते हैं। इसी तरह ही मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, उसके अंदर अनिल कपूर जो है वो गायब हो जाता है। इसका मतलब उसके शरीर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो गया और वो हमको दिखाई नहीं देता। उल्टी सुल्टी सब किस्म की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किसी तरह भी आओ, आपने फिजिक्स के अंदर पूरे नंबर लेने की कोशिश करनी है। उन चाबी को आप याद रखो, आपके 8 फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखो। वो मैं तीनों चाबी लिखता हूँ। मैग्नेटिक देखो, इसने 220 वोल्ट डाउन करता 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 3.7 वोल्ट पर आ गया। पीछे है जैसे मैं कहूँ कि मेरे चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन का मतलब 10 की शक्ति 6, 10 की शक्ति 6 इतना सब्सक्राइबर है। यानी कि सीधी सी बात कैसे 10 लाख। सेट बी एंड सेट सी कंटेन सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर टू सेट ए। तो उनके कोई भी अलग प्रश्न नहीं है। ये 2015 का साल का हमने ये डिस्कस किया है, ये सभी के पास है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम बैक। आज हम करेंगे अपना जो 2015 का जो साल है, हरियाणा बोर्ड के जो फिजिक्स का पेपर है उसको सोल्व करेंगे, एक एक नंबर के पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय हमारे हरियाणा के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होते थे। आधी किताब एक बार आती थी, आधी किताब एक बार आती थी। तो जो हमारी 1 से 4 यूनिट होती थी वो आती थी सेम 1 में, और जो 4 से लेके यानी कि 5 से लेके 10 तक वो आती थी सेम 2 में। ठीक है, तो पेपर हमारा सेमेस्टर सिस्टम का, लेकिन पर्सन तो वही है। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इनको हम सेट ए बी सी, इस वीडियो के अंदर हम पूरे तीनों सेटों को सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो, आज की वीडियो जो है बहुत ही नॉलेज होने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। 1 बाय 1 करते हैं। पर्सन वही है जो आप पढ़ चुके हो सारे। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम का सिंबल हो गया। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए 0 कूलम। पावर इन द सीरीज इन एलसीआर सर्किट विद द एसी सोर्स इज गिवन बाई, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। और डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा अपडेट करूँ। एक आता है पावर फैक्टर। तो जो पावर फैक्टर होता है उसका फार्मूला अलग होता है। तो ये दोनों पर्सन ये तो हो गए। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0 कूलम। पावर का फार्मूला हम ये लिखेंगे। ठीक है, देखो जब ये खाली पावर आती है और कोई पूछे ना पावर फैक्टर, तो डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा यहाँ अपडेट कर दूँ आपको। पावर फैक्टर होता है वी आई कोस फाई बटे वी आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कई बार इतने पर्सन पूछे जाते हैं कि भाई प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव में पावर फैक्टर कितनी होगी, और इंडक्टिव में क्या होगी, और प्योर रेजिस्टिव में क्या होगी। तो देखो कैपेसिटिव के अंदर जो हमारी V और I होती है, इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी कितना होता है 90 डिग्री, और इसमें कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि इसमें V और I दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस हिसाब से आप देखो, जब ये cos 90 करोगे तो cos 90 का मान होता है 0। तो ये इसमें कितना उत्तर आएगा 0। पावर फैक्टर कितना होता है इसका 0, इसका भी कितना होता है 0। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट कितना आ जाएगा, क्योंकि cos फाई जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है 1। तो ये तो हो गया 1, और वी आई से वी आई भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना उत्तर आएगा 1। ठीक है, तो मैंने ये पर्सन अपडेट करवा दिया साथ के साथ। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। ये पावर भी समझ में आ गई और पावर फैक्टर भी समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखो भाई, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको टोटल अपडेट करता हूँ। टोटल अपडेट 4 और 3 7 और 1 8 फार्मूलों के लिए, जो 10 + 2 के हमारे 8 फार्मूले हैं, उनकी मैंने चाबी बना रखी है। उन चाबी को आप याद रखो, आपके 8 फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखो। वो मैं तीनों चाबी लिखता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज
लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये एक डायलॉग है, जैसे हमने पीछे मैथ के फार्मूला में करवाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे 4 फार्मूले याद होंगे। देखो, एक तो होगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे हम फाई बी से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैज़ तो वैसे बना रखा है, एल, एल का मतलब इंडक्टेंस, आपने इसका एल यूज़ करना है खाली, आर का और सी का। इन चारों के हमने एक चाबी बना दी है। ये डायलॉग याद रखो आप, जिसमें चाबी जो है, इन सब को हम 12 से शुरू करेंगे। 12, 21, 12, 22, 12, 32 और 12, 42। ठीक है, याद कर लोगे 4 चीज़ तो, 21, 22, 32, 42, इन दोनों का आगे माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये जो है हमारे 4 डायमेंशन फार्मूले याद हो गए। अब पेपर में जो आ रहा होगा वो क्या लिखा पाएगा, MLT और A, इनके नीचे बस ये अक्षर और लिख देना, तुमने ये अंक पिछाड़ लेना। तो हमारे ये 4 फार्मूले याद होंगे। डायलॉग क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, होगी FD होगी। इसकी मैंने एक पूरी वीडियो बना के डाली थी पहले उसको, लेकिन मैं फिर अपडेट करवाता हूँ। तो 4 तो ये हो गए। उसके बाद एक और ले लो भाई, चाबी नंबर 1 थी ये तो, उसके बाद चाबी नंबर 2 छोटी सी है ये तो, 10 रुपये उड़ताड़ो है। तो ये है Ben 10 21, Ben 10 21, ये गेम होता है। तो तुम याद रखो, बी के नाम से हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो गया, पीछे माइनस ही कर दिया करो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या हो गया, 10 21, यहाँ पे क्या लगा देंगे, MLTA, एक ही हो गया। तो टोटल 5 डायमेंशन फार्मूले याद होंगे। हमारे हरियाणा बोर्ड में यही आते हैं, और मैं सारे बोर्ड के ही पेपर करवा रहा हूँ भाई, कोई अपनी तरफ से बना नहीं रखे। तो आप देखो कितने आसान प्रश्न आते हैं हमारे। तो ये होगा Ben 10 21। एक और है मेरा फार्मूला जो तीसरी चाबी है, तो मैं पहली चाबी को थोड़ी स्पेस बना लूँगा वो तो तीसरी चाबी ये रही। तीसरी चाबी है, याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें भी 3 आ गई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से अक्षर से लिखते हैं, E। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई E से। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए याद रखेंगे 11, 12, 13। क्या लिखोगे, 11, 12, 13, और सब के पीछे -31। देखो कितनी खुशी की बात है, सबके कॉमन लगा लगा लिख दे। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आएगा हरियाणा बोर्ड का, ऐसे पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो बताओ ये रहा 13, 31, यानी कि MLTA तो लिखेंगे। जो +1 क्लास है उसमें खाली 3 आते थे, मैं तुमसे 4 याद करवाया करता, लेकिन +2 क्लास के अंदर ये 4 अक्षर आते हैं, 1 2 3 4, इनके ऊपर ये अक्षर पुट कर दो। अब कुछ भी पूछ लो, मैंने 8 फार्मूलों की चाबी दे दी तुमको। वीडियो को बैक करके इनके स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार इनका लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे गेम होते हैं ना भाई, फलाना वर्सेज फलाना, तो वर्सेज का मतलब वो वाला है। ठीक है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ऐसे वाला। नेक्स्ट पर्सन है, द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल व्हेन करंट चेंजेज इन इट गिवन बाई। तो इंड्यूस्ड EMF का क्या फार्मूला दे रखा था, फैराडे लॉ से, E = -L di/dt। यही तो था, कौन सा लॉ था ये बताओ, फैराडे लेंज लॉ। तो ये हमारे जो ऑप्शन में दे रखे है, तो छाटो भाई इसमें कौन सा दे रखे हैं। इसके अंदर हमारा तो ऑप्शन देखो, इसमें प्लस है, और ये कौन सा, ये है सही। तो सही उत्तर क्या आएगा, ये वाला आएगा, -L di/dt। डियर स्टूडेंट्स, फैराडे जो सेकंड लॉ था ना, वो तो ये कहता था कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt के। ठीक है, और फाई का मान जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर बताया था, फाई = Li। जब इस फाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो E = क्या बनेगी, फाई की जगह Li रखोगे तो L तो कांस्टेंट हो गया, di/dt। ये था फैराडे लॉ। लेकिन फैराडे लेंज लॉ लगाओगे तो लेंज ने बताया था इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, इट अपोजेस द काज विच प्रोड्यूसेस, उसके नाम को माइनस। तो भाई हमने माइनस लगा दिया, ख़त्म हुई कहानी। अच्छा, अगला देखो, रेजिस्टेंस बिटवीन R एंड रो इज़,
वही रजिस्टिविटी और इसमें फॉर्म क्या संबंध है? तो देखो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये रिलेशन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस सेट के हमारे 6 पर्सन हो गए हैं पूरे। नेक्स्ट है 7वां पर्सन। देखो 7वां पर्सन है कि ये किसके बराबर होती है? वेबर मीटर की -2 इज इक्वल टू, 4 यूनिट लिख रखे हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो वेबर पहले नू देखो, वेबर किसकी यूनिट है? वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है भाई। और मीटर तो आपको पता है दूरी की होती है, मीटर स्क्वायर किसकी होगी? एरिया की। तो इसने बात ना मैं ऐसे लिख दा, इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ WB बटे मीटर की 2, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बटे एरिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का, दो एक ही बात है। और ए क्या है? एरिया वेक्टर है। इसी तरह कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताओ भाई, ये तो था बी का हो तो बी का लिखा करो। और मान लो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बताओ, तो उसमें बस बी की जगह ई आ जाएगा, ई इंटू ए। समझ में आ गई बात है? तो अब देखो भाई, ये होगा अपना फार्मूला, ये मैं सब हटा दूँ इनका, ये बुरा दिन बताओ। देखो फाई भी दिख रही है, ए भी दिख रही है, फाई भी ए भी। अगर मैं इस ए ने इसके नीचे लेकर जाऊँ तो फाई बटे ए हो जाए, तो किसके बराबर बन जाए? बी के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला होता है टेस्ला। तो इसके अंदर हमारा उत्तर क्या है? सही, टेस्ला। समझ में आ गई बात है? सिंपल है यार। उसके बाद आगे तो वो और बताने की जरूरत ही होना, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लो। डाइन है फोर्स की यूनिट, CGS यूनिट होती है, वाट पावर की यूनिट होती है। और हेनरी किसकी होती है? हेनरी होती है इंडक्टेंस की यूनिट, इंडक्टेंस। मैंने पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे प्यारी यूनिट यही लगे से। देखो हेनरी कितना प्यारा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है वो वोल्टेज को क्या करता है बताओ? डाउन करता है। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे अपना चार्जर है, अपने चार्जर के अंदर क्या लगा हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो मैं इनको थोड़ा हटाता हूँ, स्पेस बना देता हूँ। अब देखो जी, आ जाओ। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्या करता है वो? 220 वोल्ट उसके अंदर, चार्जर के अंदर आती है। जब यूँ डालते हैं चार्जर को सॉकेट के अंदर, और जो अपना मोबाइल होता है वहाँ पे आती है 3.7 वोल्ट। तो अब देखो इसने 220 वोल्ट डाउन करता 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 3.7 वोल्ट पे आ गया। तो इसको क्या बोल रहे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओम लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू RI। तो आप देखो V जब कम हुई, V जब कम हुई, V इज इक्वल टू RI, यानी कि वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका हम अभी करते हैं। देखो V बटे I, V बटे R इज इक्वल टू I। और भाई कुछ गड़बड़ लग रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है? ये ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ तो यही कहता है। तो ये जो पर्सन है ये थोड़ा टिपिकल है, इसको थोड़ा अच्छी तरह देखेंगे। वो कहता है कि विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है? V का मान कम हो जाता है, यानी कि V क्या होती है? डाउन होती है। तो हमने ये बताना कि I के साथ क्या बनेगा? I ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 फार्मूले लगाएंगे, दोनों के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। अगर ओम्स लॉ लगाते हो आप देखो तो V ये यहाँ पे डायरेक्टली है। अगर मैं R कांस्टेंट कर दूँ, R तो है ही कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इसको मैं हटाऊँ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आती है? I, यानी कि V बढ़ेगी तो I भी बढ़ेगी। ये किसके द्वारा है? ओम्स लॉ के द्वारा, ठीक है। इसमें 2 सारे ऑप्शन बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स ये तो समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा एक पावर का फार्मूला।
पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वी आई। अगर पावर कांस्टेंट हो तो पावर कांस्टेंट होगी तो मैं इसको ऐसे लिखूं, वी आई बराबर कांस्टेंट, और V इज इक्वल टू कांस्टेंट बटे आई, और V इनवर्सली 1/i। अब डियर स्टूडेंट देखो इनका फार्मूला क्या आ गया, उल्टा आ गया है। तो अगर ये कांस्टेंट हटाता हूँ, अब देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, वोल्टेज डाउन होती है, तो अब करंट क्या होगा, अब इंक्रीज होगा। ये डाउन है तो करंट क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा। तो अब देखो ओम्स लॉ का तो है ये, ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर वोल्टेज डाउन होती है तो करंट भी डाउन होता है। समझ में आ गई ओम्स लॉ से। और मैं अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आर कांस्टेंट लूँ तो, और डियर स्टूडेंट्स अगर मैं पावर कांस्टेंट करूँ, पावर कांस्टेंट करूँ तो अगर वोल्टेज डाउन होती है, देखो वोल्टेज डाउन होती है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों फार्मूले करवाए हैं मैंने। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो इतना सीधा साधा दिख रहा है वो है नहीं सीधा साधा। वो कहता है कि इनमें से एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो भाई देखो चार्ज का तो कोई लेना देना ना, ठीक है। पावर तो मैंने बताई कांस्टेंट पढ़ोगे तो कित बढ़ेगी भाई, पावर कांस्टेंट करिए अभी आपके सामने, देखो पावर कांस्टेंट करिए, ये भी है, रजिस्टेंस का भी कोई काम नहीं। तो करंट का बताओ क्या होगा। तो करंट जो है वो अगर मैं पावर के हिसाब से पढ़ाऊँ तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट करूँ तो ये डाउन आएगी तो ये भी डाउन आएगा। तो इसके दो उत्तर होते हैं। तो लेकिन भाई सीधी सी बात है, पर्सन पता नहीं उसने इस हिसाब से पूछा है कि एक चीज़ बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, तो हम ये मान के चलेंगे कि पावर कांस्टेंट करी होगी। तो ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, सी वाला। ठीक है, पावर कांस्टेंट करेगा ना तभी ये डाउन जाएगी तो ये इंक्रीज होगा। और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट करता है तो ये वाला लगेगा, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस कांस्टेंट करे तो ये वाला लगाओ, और पावर कांस्टेंट करे तो ये वाला लगाओ। मेरे ख्याल तो मेरी भावना ना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें करते हैं साफ। नेक्स्ट देख लो अगला, बहुत ही आसान आसान 2-3 बच गए। नेक्स्ट देख लो, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, इतना चार्ज के अंदर कितने, तो वही लगाओ क्यू बराबर एन ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने एन इज इक्वल टू क्यू बटे ई। क्यू का मान दे रखे ये रहा -1.6 × 10 की शक्ति -6 बटे ई का मान 1.6 × 10 की शक्ति -19। ठीक है, ये माइनस दे रखा था तो हमने इनकी संख्या निकालनी। संख्या में तो कोई माइनस का लेना देना नहीं, माइनस तो खाली टाइप बताने के लिए होती है। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। ये कभी वो जो साइंटिस्ट नाम रख रहा था वो अगर इसको ब्लैक एंड वाइट करता तो हम ब्लैक एंड वाइट लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करवा दो भाई, कट गए ये तो 10 की माइनस ऊपर जाके प्लस की होगी और 10 की शक्ति 13 आ गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 की शक्ति 13। ठीक है, सिंपल था, सिंपल। और एक याद कर लो, 1 कूलम चार्ज में कितना होते हैं, 6.25 × 10 की शक्ति 18। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 की शक्ति 18। इस पर्सन ने कई बार घुमा फिरा के पूछा करे, फेवरेट है अपना यो, कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, इतना। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। ठीक है, और अलग अलग कोड में बेको बनाओगा, देखो और लिख देगा 1 मिली कूलम में कितने हैं। देखो जब इधर मिली लगा दिया तो उधर भी मिली लगाओ। मिली का मतलब कितना होता है, 10 की -3, तो कितने आ जाएगी, 10 की 15। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो पूछा कि यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम में कितने होते हैं, माइक्रो लगा दिया, तुम भी यहाँ पे माइक्रो लगाओ। म्यू का मान कितना होता है बताओ, 10 की शक्ति -6। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, 6.25 × 10 की शक्ति 12। तो मैं आपको पूरी उल्टी सुल्टी सब किस्म की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किसी तरह भी आओ, आपने फिजिक्स के अंदर पूरे नंबर लेने की कोशिश करनी है। ये हो गया हमारा, ये सवाल भी हो गया। ठीक है, ये लो जी, ख़त्म कहानी, ये भी हटा दिया। लो नेक्स्ट अगला, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में तो ये होते 36 लाख जूल। 36 लाख जूल, ये याद कर लो। कोई मान लो कि तो जा रहा हो बैंक में, कोई बुढ़ो मिल गो, मैं बेटा नू बता रहे एक यूनिट में
कितना जूल लॉस है, नुको ताऊ 36 लाख जूल लॉस है, ठीक है। लेकिन कोई पढ़ो लिखो मिल जाए तो वो हमने 10 की शक्ति के रूप में बतानी है, तो वो सीख लो कैसे निकालोगा। 36 गुणा लाख का मतलब 10 की शक्ति 5, ठीक है। और 10 लाख कितने होते हैं, 10 की शक्ति 6। जैसे मैं कहूँ कि मेरे चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन का मतलब 10 की शक्ति 6, 10 की शक्ति 6 इतना सब्सक्राइबर है। यानी कि सीधी सी बात कैसे 10 लाख, ये बात थारी मारी बीच की है ठीक है कितने हैं वो थंब मेरा है। तो डियर स्टूडेंट्स 10 लाख का मतलब 10 की 6 और 1 लाख का मतलब 10 की 5, समझ में आ गई। अब वही बताओ इसको सही डेसिमल लिखेंगे या यहाँ पे है, इसका सही घर कहाँ पे है, यहाँ पे। वो तो गिलास बताएगा, गिलास स्टील के गिलास में पानी नहीं ले जाना चाहिए, सिस्टम से ले आओ इसने। तो ये बनेगा 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल। ऐसा ही ऑप्शन छांट लो और अपना 1 नंबर का मालिक बन जाओ। नहीं भाई नहीं, 4 है तो नहीं भाई नहीं, ये रहा ना अपना। तो 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल, टिक का निशान लगाओ, यही है हमारा। तो ना मेरे ख्याल से सही समझ में आ रही है। नेक्स्ट 11% ले लो। 11% क्या कहते हैं, 11% कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। 2 तार ले लो ये ना, उनके बीच की दूरी r ले लो, तो इनमें करंट जा रहा है आई सेम डायरेक्शन में जा रहा होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, याद रखना। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, F = μ0/4 पाई। डियर स्टूडेंट्स इसमें I1 करंट कर दूँ, इसमें I2 करंट कर दूँ, तो 2I1 I2 बटे R। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, ये याद रखना, यहाँ पे सिंपल R लिखना है। बस ये फार्मूला और लिख दो, इसका अम्मा लिखोगे। और कई बार पर्सन को भी पूछा जाए कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो दोनों तार अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर ये तीर का निशान हो जाए नू, तो फिर क्या लिखोगे, रिपेल। समझ गए मेरी भावना ने, ये भी हो गया तुम्हारा। और लास्ट पर्सन बच गया, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। ये पर्सन डियर स्टूडेंट्स अभी 2-4 दिन पहले हमने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं वो मैंने सिखाई थी। और हमारे एक आशीष कपूर सर था, वो आपने देखा था, वो एक बॉल सी थी, वो यानी कि वो चार्ज पार्टिकल था। और वो जब रेस्ट पे था तो क्या बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और उस चार्ज पार्टिकल को हमने धक्का मार दिया, मूव कर दिया। जब उसको आपने मूव कर दिया तो आपने खुद देखा था कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस चीज़ को बना रहा था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। वो 2 ऐसे जो हमने सर्कल से ले रखे थे, शायद आपने ये देखे थे ना, ऐसे नू ये ई वाला चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब वो सर जो है ना उसको हाथ से ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, स्टीयरिंग जैसे गाड़ी का हम स्टीयरिंग को चेंज करते रहते हैं, ऐसे चेंज होता रहेगा। तो ये ई था तो ये बी था। अब बताओ भाई क्या उत्तर होगा। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ई बी। भाई बी तो सही है, लेकिन साथ में ई भी तो है, अकेला ई नो, बोथ यस, यही राइट चॉइस बेबी। तो ये हमारा हो गया, दोनों के दोनों बनाएगा मूविंग चार्ज। अगर रेस्ट में होगा खाली तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। उसके बाद आता है भाई हमारा सेट बी। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी। फिर आती है हमारी सेट सी। इनके एक एक नंबर के पर्सन जो है डियर स्टूडेंट्स, जो सेट ए में आए थे सारे वही हैं एज इट इज़, कोई भी नया पर्सन नहीं दिया। तो इसी के साथ हमारा सेट बी भी पूरा हो गया और सेट सी भी पूरा हो गया। मिली ना गुड न्यूज़। और एक बार आपको बहम दूर कर दूँ, मैं एक बार दिखा भी दूँ आपने। ये देखो यहाँ पे, ये अपना क्वेश्चन बैंक है जहाँ से हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो, सेट बी एंड सेट सी contains similar questions similar to set A।